पिछले कुछ समय से हमें लगातार पंजाब में पंजाब की सरकार और पंजाब के राज्यपाल के बीच तनातनी देखने को मिल रही थी। हाल ही में खबर ये आई कि पंजाब के राज्यपाल ने राज्य की विधानसभा में बजट सत्र आयोजित करने से उस बजट सत्र पर अपनी मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने गई। राज्यपाल के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दी गई, याचिका दायर की गई और अंततः पंजाब के राज्यपाल ने बजट सत्र आयोजित करने को अपनी मंजूरी दे दी। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसी राज्य में राज्य की विधानसभा में जो सदन आयोजित करने का अधिकार है, सदन आयोजित करने की शक्ति है, वो किस में निहित है? वो राज्यपाल के पास मौजूद है या फिर राज्य की सरकार के पास मौजूद है? मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम इस विवाद को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, विवाद पर बात करेंगे। विवाद को जानने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राज्यपाल के पास इस संबंध में इससे जुड़ी क्या क्या शक्तियां मौजूद हैं। शक्तियों को जानने के बाद हम पंजाब के राज्यपाल ने किस तरह के तर्क दिए हैं, उन तर्कों की बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि क्या राज्यपाल की मंजूरी के बिना भी सत्र आयोजित किया जा सकता है। इसके अलावा अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, इसके अलावा संघवाद यानी फेडरलिज्म जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस विवाद पर एक नजर डाल लेते हैं। तो विवाद की बात कर रहे हैं, हमने पहले ही बात की कि पंजाब में लगातार बहुत लंबे समय से हमें वहां पर सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद देखने को मिल रहा है और ऐसे विवाद हमें मुख्य तौर पर उन राज्यों में देखने को मिलते हैं जहां की सरकार जो है वो केंद्र की सरकार से अलग होती है। तो पंजाब में भी यही स्थिति है और इसी स्थिति की वजह से हमें पंजाब में राज्यपाल और सरकार के बीच लगातार विवाद देखने को मिलते रहे हैं। हालिया विवाद मुख्य तौर पर तब देखने को मिला जब पंजाब के राज्यपाल ने बजट सत्र बुलाने के फैसले को अपनी मंजूरी देने से इनकार कर दिया। पंजाब के राज्यपाल ने अपनी मंजूरी नहीं दी और इसकी वजह से मौजूदा विवाद हमें देखने को मिल रहा है और राज्यपाल ने मुख्य तौर पर सरकार द्वारा कुछ नियुक्तियों पर सवाल उठाया है और राज्यपाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगी थी, सरकार से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन सरकार ने यह रिपोर्ट पेश करने से इनकार कर दिया। सरकार ने रिपोर्ट नहीं दिया। सरकार का यह कहना था कि सरकार के पास इस तरह की शक्तियां मौजूद हैं कि सरकार किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है क्योंकि सरकार को मैंडेट प्राप्त है और राज्यपाल का कहना था कि ये सारी नियुक्तियां अवैध तरीके से की गई थी। तो राज्यपाल ने रिपोर्ट मांगी थी लेकिन सरकार ने रिपोर्ट नहीं दी और इसी के जवाबी हमले के तौर पर राज्यपाल ने बजट सत्र बुलाने से इनकार कर दिया, बजट सत्र को अपनी मंजूरी देने से इनकार कर दिया। तो ये तो विवाद की बात हुई, पूरे डिस्प्यूट की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या राज्यपाल के पास इस संबंध में किस तरह की शक्तियां मौजूद हैं। तो अगर हम भारतीय संविधान के प्रावधानों को देखें तो संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में राज्य के राज्यपाल जो है वो राज्यपाल मुख्य तौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह और मंत्रिपरिषद की सहायता से ही काम करेगा। जो हमारी कैबिनेट है, जो स्टेट की कैबिनेट है, उस कैबिनेट की सलाह पर ही राज्यपाल काम कर सकता है। तो इस तरह से हमारे संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों की व्याख्या के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संविधान के तहत हमारे देश में राज्यपाल के पास बहुत कम विवेकाधीन शक्तियां मौजूद हैं। यानी राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर बहुत कम डिसीजंस ले सकता है, बहुत कम निर्णय ले सकता है। इस संबंध में भारतीय संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों की बात करें तो इसमें सबसे पहला और सबसे विशेष प्रावधान है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 मुख्य तौर पर यह निर्धारित करता है कि राज्य में राज्यपाल एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर संसद को बुला सकता है, संसद के सत्र का आयोजन कर सकता है। तो ये तो अनुच्छेद 174 हुआ। इसके कुछ उपखंड भी हैं। जैसे पहला उपखंड है अनुच्छेद 174 2A। ये निर्धारित करता है कि राज्यपाल समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति रखता है, यानी राज्यपाल के पास सत्र का आयोजन करने की शक्ति मौजूद है। इसके अलावा दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 174 2B। अनुच्छेद 174 2B में यह निर्धारित किया गया है कि राज्यपाल के पास
विधानसभा को भंग करने की शक्ति भी मौजूद है, सत्तावासन की शक्ति भी मौजूद है। तो ये दो अनुच्छेद हुए जो राज्यपाल की संबंध में शक्तियां निर्धारित करते हैं। इसके अलावा इसी संबंध में इसी चीज को बैलेंस करता हुआ एक अनुच्छेद और है, एक प्रावधान और है, जो कि है आर्टिकल 163(1). आर्टिकल 163(1) यानी 163(1) ये निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता और राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, और इस मंत्री परिषद का नेतृत्व करेगा राज्य का मुख्यमंत्री, जिसका चयन होगा। तो जाहिर तौर पर इसमें यह तय किया गया है कि एक मंत्री परिषद होगा जो कि राज्यपाल की सहायता करेगा। अब आप यदि भारतीय संविधान के इन दोनों प्रावधानों की एक साथ व्याख्या करेंगे, दोनों प्रावधानों का एक साथ अध्ययन किया जाएगा, एक साथ पढ़ा जाएगा, तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य में सदन में सत्र बुलाने की जो शक्ति है वो केवल राज्यपाल के विवेक पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि राज्यपाल का ये काम है कि वो मंत्री परिषद की सलाह पर तमाम निर्णय ले। राज्यपाल अकेले कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी है। ये डिसीजन हमें साल 2016 में देखने को मिला था, और ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमें नबाम रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम अरुणाचल प्रदेश डिप्टी स्पीकर के मामले में देखने को मिला था। इस पूरे डिसीजन में, इस पूरे निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था कि सत्र बुलाने की जो शक्ति है वो केवल राज्यपाल में निहित नहीं है, केवल राज्यपाल के पास इस तरह का डिसीजन लेने की शक्ति मौजूद नहीं है, बल्कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही काम करना होता है। तो ये तो शक्तियों की बात हुई, लेकिन यहाँ ये भी विशेष बात है कि राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी मौजूद हैं। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली और सबसे बड़ी और सबसे विशेष पावर ये है, सबसे बड़ी शक्ति ये है कि राज्यपाल को अगर लगता है कि राज्य में जो मंत्रिमंडल है या फिर जो मुख्यमंत्री है उसने सदन का समर्थन खो दिया है, उसके पास सदन का समर्थन मौजूद नहीं है, या फिर यदि राज्यपाल को ये लगता है कि जो समर्थन मौजूद है वो समर्थन पूरी तरह से विवादास्पद है, पूरी तरह से डिस्प्यूटेड है, और अगर फ्लोर टेस्ट कराया जाए तो सदन का समर्थन वापस हो सकता है, तो ऐसे में राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर बिना मंत्रिमंडल की सलाह के भी सदन आयोजित कर सकता है, सदन सत्र को बुला सकता है और वहां पर फ्लोर टेस्ट का आयोजन किया जा सकता है। तो ये तो संबंधित प्रावधानों की बात हुई, राज्यपाल की शक्तियों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर पंजाब की राज्यपाल ने सदन को मंजूरी ना देने के पक्ष में किस तरह के तर्क दिए हैं, किस तरह की बातें की हैं। तो पंजाब के राज्यपाल ने इस संबंध में मुख्य तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 का हवाला दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि अनुच्छेद 167 है क्या। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्य तौर पर राज्यपाल को जानकारी देने में मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों से संबंधित है। यानी ये जो पूरा अनुच्छेद है, जो पूरा आर्टिकल है, ये आर्टिकल तय करता है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्या होगी, खासतौर पर राज्यपाल के प्रति। इस पूरे आर्टिकल में तय किया गया है कि मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों और कानून के विषय में जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचित करेगा, राज्यपाल को ये जानकारी प्रदान करेगा कि मंत्रिमंडल द्वारा किस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, किस तरह के कानूनों को पास किया जा रहा है। इसके अलावा यदि राज्यपाल चाहे तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी भी तरह की सूचना भी मांग सकता है और कोई भी रिपोर्ट पेश करने को कहा जा सकता है। और इसी शक्तियों का उपयोग करते हुए पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री से कुछ नियुक्तियों को लेकर, यानी सरकार ने जो रिक्रूटमेंट्स की थी उन रिक्रूटमेंट्स को लेकर एक रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन पंजाब की सरकार ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये रिपोर्ट पेश करने से इनकार कर दिया था। और इसी तर्क का हवाला देते हुए, इसी चीज का हवाला देते हुए पंजाब के राज्यपाल ने संसद के सत्र को अपनी मंजूरी देने से इनकार कर दिया। तो ये तो कारणों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि क्या बिना राज्यपाल की मंजूरी के भी संसद के सत्र को आयोजित किया जा सकता है। इस पर बात करते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि संसद के सत्र को आयोजित करने की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का उल्लेख हमें मुख्य तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 में देखने को मिलता है। और संविधान के अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि मुख्य तौर पर राज्यपाल के पास ही संसद के सत्र को बुलाने की शक्तियां मौजूद हैं। अब इस संबंध में प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस से हम समझ सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया क्या है, पूरा मामला क्या है। तो प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले
मंत्रिपरिषद द्वारा यानी कैबिनेट द्वारा सदन बुलाने के सरकार के फैसले को मंजूरी दी जाती है। यानी सबसे पहले सरकार बजट बनाती है या फिर उस पूरे सत्र की रूपरेखा तैयार करती है और रूपरेखा तैयार करने के बाद उस रूपरेखा को कैबिनेट के सामने पेश किया जाता है, मंत्रिपरिषद के सामने पेश किया जाता है। और जब मंत्रिपरिषद इस पूरे रूपरेखा को, इस पूरे प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो इसके बाद सरकार उस पूरे प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजती है। राज्यपाल को इस बारे में सूचित किया जाता है कि कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद जब राज्यपाल के पास ये प्रस्ताव जाता है तो राज्यपाल भी इसको अपनी मंजूरी दे देता है और इसके बाद सदन में सत्र का आयोजन किया जाता है, विधानसभा में सत्र का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के माध्यम से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ना तो केवल सरकार के पास सदन बुलाने की शक्ति मौजूद है और ना ही राज्यपाल के पास सदन बुलाने की शक्ति मौजूद है। दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होता है, एक मशीन के तौर पर काम करना होता है और मशीन का कोई भी पुर्जा खराब होने की वजह से पूरा तंत्र खराब हो सकता है। तो ऐसे में जरूरी है कि दोनों ही जो मैकेनिज्म है, दोनों ही जो पार्ट्स हैं, वो एक साथ समग्र तौर पर मिलकर काम करें। तो ये तो शक्तियों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और राज्यपाल की सदन से जुड़ी अन्य शक्तियों पर भी बात कर लेते हैं कि राज्यपाल को इस संबंध में और क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं। तो इस संबंध में पहला आर्टिकल है आर्टिकल 175। आर्टिकल 175 ये निर्धारित करता है कि जो राज्यपाल है वो सदन को संबोधित करने की शक्ति रखता है और सदन को अपना संदेश भेजने की शक्ति रखता है। यानी राज्यपाल चाहे तो वो सदन को संबोधित कर सकता है और सदन को अपना संदेश भी भेज सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 176 की बात करें तो आर्टिकल 176 जो है वो विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राज्यपाल के लिए सदन को संबोधित करना अनिवार्य बनाता है। यानी ये आर्टिकल तय करता है कि जब भी राज्य की विधानसभा में सत्र की शुरुआत होगी, चुनाव के बाद पहला सत्र आयोजित होगा या फिर हर साल के पहले सत्र में राज्यपाल उस सत्र को संबोधित करेगा। तो ये राज्यपाल की शक्ति भी है और राज्यपाल का कर्तव्य भी है। तो ये राज्यपाल की अन्य शक्तियों की बात हुई। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जाहिर तौर पर हमें पंजाब के पूरे विवाद में प्रत्येक स्तर पर पूरी तरह से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। सबसे पहला उल्लंघन तब हुआ जब सरकार द्वारा यानी पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा रिपोर्ट पेश करने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारतीय संविधान में तो स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो राज्यपाल को रिपोर्ट पेश करे। तो पहली बार यहां पर उल्लंघन हुआ। दूसरी बार उल्लंघन तब हुआ जब राज्यपाल ने सदन के सत्र को बुलाने से इनकार कर दिया। तो जाहिर तौर पर यहां पर हमें दूसरी बार उल्लंघन देखने को मिला। तो जाहिर तौर पर हमें दोनों स्तरों पर उल्लंघन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में चाहिए क्या? ऐसे में जरूरी है कि संविधान के प्रावधानों का सही ढंग से पालन सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि जब तक संविधान के प्रावधानों का सही ढंग से पालन नहीं होगा, हम राज्य में सही ढंग से तंत्र को चला नहीं सकते हैं, राज्य में सही ढंग से लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सकता है, लोकतंत्र को चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में संविधान के प्रावधानों का पालन करना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। तो ये हुआ आज के पूरे विषय की बात। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि राज्य विधानसभा में राज्यपाल की शक्तियों और राज्य सरकार के कामकाज पर उनके प्रभाव की चर्चा करें। राज्य में सुचारू शासन सुनिश्चित करने में राज्यपाल की प्रभावशीलता का विश्लेषण भी कीजिए। यानी सबसे पहले तो आपको राज्यपाल की शक्तियों पर बात करनी है। इसके अलावा राज्यपाल की शक्तियों के साथ इस पूरी शक्तियों की वजह से, इस पूरे पद की वजह से हमें राज्य के शासन में किस तरह की प्रभाव देखने को मिलता है, किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा राज्य की सरकार की कार्यप्रणाली पर किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, आपको इस विषय पर भी चर्चा करनी है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद में ये जिक्र किया गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये तो हुई आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।